श्योर। अब दूसरा बड़ा आईपीओ, अब कल ही वो बात हो रही थी जैन साहब से कि वो कहते हैं 50,000 करोड़ का आईपीओ आएगा, 50,000 करोड़ का आईपीओ होगा, तब देखेंगे बाजार कैसे रिएक्ट करता है। 40,000 करोड़ के आईपीओ की बातचीत तो आज हो ही गई। जी बिल्कुल। कौन सा आईपीओ? जी सबसे बड़े ग्रुप हाउसेस में से एक है रिलायंस, और उसका रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि रिलायंस वैल्यू अनलॉकिंग करते हुए देख सकता है, अपनी कंपनियों को धीरे धीरे शेयर मार्केट में लिस्ट करेगा ताकि वैल्यू निकल के आए, और ऐसा ही जियो के केस में निकल के आया है। जैसे आपने बात करी, आईपीओ का साइज होगा 35 से 40,000 करोड़ के आसपास का माना जा रहा है, जिसमें ऑफर फॉर सेल का इशू भी होगा और इसमें साथ में फ्रेश इशू भी होने वाला है। और अभी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि जो रिलायंस का वैल्यूएशन बन रहा है अभी, वो 100 से 120 बिलियन के बीच में बन रहा है। तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। वैसे अगर बात करें तो रिलायंस जियो की हमें पता है कि उसने जब से आई है वो टेलीकॉम सेक्टर में अपना एकदम दबदबा बना लिया है। उसके साथ बात करें तो नॉट जस्ट टेलीकॉम सेक्टर, अब रिलायंस जो है एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपने आप को इसी तरह से स्ट्रांग बनाने को देख रहा है, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करती है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो में बात करें तो 33% हिस्सेदारी अभी फॉरेनर्स की भी है। और रिलायंस प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं। वो पूरा एआई के लैंग्वेज मॉडल बनाना चाह रहे हैं ताकि उनका जो पूरा सिस्टम है रिलायंस का, उसका एक आर्टिफिशियल वो बन जाए। अपना आपको कह रहे हैं जियो ब्रेन की बात चल रही है, जहाँ पे वो वर्चुअली अपने आप को विजुअलाइज कर सके कंपनी कैसे चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो नॉट जस्ट टेलीकॉम, इवन पूरे जो उनका ग्रुप स्ट्रक्चर है उसमें वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉडर्न तरीके से कंपनी को चलाया जाए ताकि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बनी रहे। तो इसका सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और उसी वजह से इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन हो गया है। लेकिन फिर घूम फिर के वही बात जो हम कल भी कर रहे थे, साथ में जुड़ा है सबसे बड़े आईपीओ का टैग। तो ये क्या किस तरह का डैम्पनर डाल सकता है, नहीं डालेगा, वो सारी चीज़ आएंगी। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा प्राइसिंग, क्योंकि हमने Hyundai के केस में देखा था कि प्राइसिंग को लेकर थोड़े कंसर्न्स बने हुए थे, ओएफएस को लेकर बने हुए थे। तो हिस्टोरिकल है लेकिन उसके साथ प्राइसिंग है, कितना ओएफएस फ्रेश इशू का है, वो सारी चीज़ें भी फैक्टर डालेंगे कि अगर सबसे बड़ा आईपीओ आया तो किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल सकता है। तो सुगंधा मैम, दो बात इसमें उठती है। पहला कि सबसे बड़े आईपीओ का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि जो भी सबसे बड़ा आईपीओ आता है उसमें परफॉर्मेंस नहीं आती, चाहे पेटीएम हो, चाहे हुंडई हो, चाहे मतलब एक जोमेटो को छोड़ दिए क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा हुआ और पहले तो जोमेटो ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, बाद में लोअर लेवल से चला। सो ऐसी सिचुएशन बनती है। अच्छी लिस्टिंग देखी हमने। हाँ, इनफैक्ट स्विगी भी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट एक अच्छी लिस्टिंग आती है। लेकिन वो साइज अब छोटा हो गया ना मैम, 10,000 करोड़ का बाजार छोटा मानता है, बड़े नंबर अब बढ़ के 27,000 30,000 करोड़ पहुंच रहे हैं। सो अगर इस साइज का आईपीओ आता है 40,000 करोड़ का आईपीओ, तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, पहला। दूसरा, रिलायंस, क्योंकि उनकी वैल्यू अनलॉक होगी, उनकी काम का आईपीओ आ रहा है। सो दोनों को आप कैसे देख रहे हो, दोनों सवालों पर क्या राय है आपकी? सुमित जी, मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली हाई होती हैं, तभी ये जो बहुत बड़े आईपीओज होते हैं वहां पर हम थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं देख पाते। एंड ऑब्वियसली प्राइसिंग को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स रहते हैं। सो यही फैक्टर है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं मार्केट में। इनफैक्ट जब भी बड़े आईपीओज आते हैं तो कुछ एक नेगेटिव टैग भी उनके साथ अटैच्ड है कि उसके बाद मार्केट में कुछ करेक्शन भी देखने को मिलती है। सो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट येस, जियो का जो आईपीओ की बात हो रही है, एक अच्छा इसमें मुझे लग रहा है वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और इस पे हम जरूर फर्दर स्टडी करेंगे एंड वी विल सर्टेनली कम आउट विद आवर रिकमेंडेशन आल्सो कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं। अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा फेयर जरूर रहता है कि जब भी बड़े आईपीओज आते हैं। तो सेंटिमेंट वाइज तो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता ही है वो। अब तक की पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड सारे ही कहते हैं कि जो भी बड़ा आईपीओ आता है वहाँ पर सिचुएशन आमतौर पे ख़राब होती है। मैम, रिलायंस को लेकर अभी आप थोड़ी बड़ी टिप्पणी कर भी रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्योंकि साल के निचले स्तरों पर है और वो 16 लाख करोड़ का जो टैग है मार्केट कैप का, वो 20 लाख करोड़ था एक टाइम पे, जो टूट के अब 16 लाख करोड़ आ चुका है। और शायद वो टैग भी अब रिलायंस से टीसीएस या एचडीएफसी छीन ले, जिस तरह की यहाँ फॉल आ रही है और वहाँ तेज़ी आ रही है। सो रिलायंस एज एन इंडिविजुअल ये कैसा दिख रहा है आपको? सर्टेनली सुमित जी, जैसे कि पहले भी मैंने बात की, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें। मुझे 1650 के तक की इसमें अपसाइड नजर आ रही है। इनफैक्ट इस साल की भी मैं अगर बात करूं तो ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। बहुत ही यहाँ पर नियर टर्म में अगर हम स्टॉप लॉस की भी बात करते हैं तो जो रिस्क यहाँ पे होगा वो बहुत छोटा रिस्क है। 1170 1150 एरिया में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इमर्ज हो रहा है। सो थोड़ा सा रिस्की बेट लें तो यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो 1325 के ऊपर इसमें बाइंग करें। ऐसा मैंने पिछले शो में भी मेंटेन किया था कि 1300 1325 पे थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल ही सेफ होके बाइंग करना चाहते हैं तो 325 के ऊपर बाइंग करें, और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 1150 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है। इस साल अगर हम देखें तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1450 एंड देन 1650 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ज़्यादा बेटर बेट एज ऑफ नाउ दिख रही है, अगर आप, क्योंकि क्वालिटी को लेकर सवाल नहीं है, सिर्फ प्राइस को लेकर सवाल है, वो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि सुगंधा मैम आपको बता भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आज की इस सेगमेंट में